सो एसबीआई में पूरा मिक्स है, लाइक एक्सपीरियंस्ड और एजेड लोग भी हैं, मिडिल एज वाले लोग भी हैं एंड यंगस्टर्स भी बहुत सारे हैं. सो एक एक्सपीरियंस विद द एनर्जी जो मिक्सचर है वो एसबीआई में मैंने देखा है. Akshay! Akshay, what are you doing? You need to host the topper today. She's waiting for us. रिलैक्स नितिन, वी गॉट इट कवर्ड. आज की जो हमारे टॉपर हैं वो ना कि एक टॉपर है बट शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड टीटी प्लेयर. तो मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था उनको बीट करने के लिए. चलिए लेट्स हैव एन इंटरव्यू विद द टॉपर राइट नाउ. सो आज की जो टॉपर है उनका नाम है दिव्या शर्मा एंड उन्होंने SBI PO 2020 एंड IBPS PO 2020 क्लियर किया है एंड दैट टू इन जस्ट 2 months. आर यू रेडी टू लिसन टू हर स्टोरी कि 2 महीने में उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. Hello everyone, welcome to KMML TV Toppers and Initiative and Academy. My name is Akshay. आज हम एक SBI PO टॉपर से बात करने वाले हैं. Believe it or not, जो हम टॉपर से आज बात करेंगे उन्होंने पूरी SBI एग्ज़ाम को 2 महीने में किया, जस्ट 2 months. एंड दिस इज़ जस्ट नॉट बिकॉज कि उनको सब कुछ पता था या फिर प्रिपरेशन नहीं किया. उन्होंने भी उतनी ही प्रिपरेशन की है जितने आप लोगों ने किया. सो लेट्स ऑल मीट दिव्या. हम जानेंगे कि उनकी प्रिपरेशन कैसे रही, 2 महीने में उन्होंने कैसे क्लियर किया एंड हाउस SBI PO लाइफ राइट नाउ. सो लेट्स ऑल मीट दिव्या शर्मा. हाय दिव्या. हेलो सर. हाउ आर यू? आई एम ग्रेट. सो सबसे पहले एक बात, सो दिस इज़ कॉल्ड कैमोमाइल टी विद टॉपर्स द इंटरव्यू. तो आपने कभी कैमोमाइल टी पिया है? नो सर, जस्ट आई ट्राइड दिस फर्स्ट टाइम. ओके, तो आप पी के बता सकते हैं कि कैसा आपको लगता है? श्योर. You also have. Sure, thank you. So it's really tasty. I have seen the videos of Unacademy, Kavamine TV Toppers, and dreamt of coming here and tasting this. So today is like a dream coming true for me. Wow, that's so that's thanks really Unacademy team and you all for giving this opportunity to me. Thank you so much. It's a pleasure that we have you here. And हम बहुत बात करेंगे आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में एंड दिस फैक्ट कि आपने सिर्फ 2 महीने में SBI PO क्रैक किया. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल हैव देयर ओन क्वेश्चंस कि आपने कैसे किया. तो उससे पहले आई वांट टू नो कि आप इससे पहले आप क्या कर रहे थे एंड आपकी जर्नी कैसे रही. एंड आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर स्कूल बैकग्राउंड एंड आपका कॉलेज कहाँ हुआ एंड व्हाट वाज योर बैचलर्स इन और मास्टर्स इन. So schooling, I belong to जयपुर राजस्थान. Okay. तो स्कूलिंग मेरा जयपुर से हुआ, कॉलेज भी सेम वहीं जयपुर में ही महारानी कॉलेज है वहाँ से किया एंड मैं आर्ट स्ट्रीम से हूँ. तो आफ्टर कॉलेज मैंने PG किया, वही इंग्लिश लिटरेचर से PG किया मैंने. और SBI PO बनने से पहले आई वाज SBI क्लर्क. Okay. और UPSC के मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए. Then finally I found myself कि SBI PO is best for me and landed here. Great. So अभी आप as an officer you are working right now. Yes. तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा एंड आफ्टर सिलेक्शन how does it feel right now कि मतलब मुझे SBI PO करना था, आपने कर लिया ऑलरेडी एंड उसके बाद how does it feel कि how is life right now? So first of all I would like to tell about training period. सो SBI में जब आपका सिलेक्शन होता है तो दिस इज़ 2 years प्रोबेशन पीरियड. फर्स्ट ईयर में 6 months के 2 असाइनमेंट्स होते हैं. फर्स्ट 6 months का जो होता है वो रिटेल वाला असाइनमेंट होता है. Okay. और उसमें जो ट्रेनिंग होती है वो कोविड की वजह से हमारी ऑनलाइन हुई थी. सेकेंड जो आफ्टर सेकेंड हाफ जो होता है ईयर का 6 months का वो SME वाली ट्रेनिंग होती है और SME का ब्रांचेस में पोस्ट किया जाता है हमको. और फिर हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है. सो इट वाज 2 weeks ट्रेनिंग देयर in Jaipur itself and it was first time I met my batchmates. First time I saw them face to face and
It was nice learning experience as well as entertainment too. We used to play TT badminton, although I don't know badminton, but I used to see people playing badminton. And apart from this, we used to go for outings sometimes, for dinners and all. So it was nice experience. And one more thing I want to mention, I won the second, I was second ranker in TT championship. We did a great cultural event. Everyone liked it, the faculty members and all, and we enjoyed a lot. First of all, Made new friends congratulations. and all. We are just like, we enjoyed it a lot. So that tournament was in the SBIPO training office. Yes. Awesome, interesting. I would like to see the certificate if you have that. So I don't have certificate, like I have photo receiving the trophy or some medal, like And that's from interesting. CGM sir of Circle. Say yeah. Say. So how does it feel right now to be as an officer, and what does your day look like in SBIPO branch? So presently I'm posted in SME intensive branch, Acha. that basically deals in business loans. So day starts at 10 a.m. in the morning, and till 7 p.m. we have working hours. We are learning, this is our training period, so we are learning about the business loans and how we should deal with the things. Should we give the loan or not? If we are not giving the loan, why should we reject a proposal and all the things. That is interesting. तो अभी एनवायरनमेंट कैसा है SBI ऑफिस में? मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, या फिर मिड एज में लोग हैं, या फिर हाउ डू दे गाइड यू व्हेन यू डोंट नो द आंसर्स फॉर अ पर्टिकुलर थिंग? सो SBI में पूरा मिक्स है, Okay. लाइक एक्सपीरियंस्ड और एजेड लोग भी हैं, मिडिल एज वाले लोग भी हैं, एंड यंगस्टर्स भी बहुत सारे हैं. सो एक एक्सपीरियंस विद द एनर्जी जो मिक्सचर है वो SBI में मैंने देखा है. अगर हमें किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रहा है, या किसी डिफ़िकल्ट बोरोअर को हमें डील करना है, या कोई पुराना कोई ऐसा स्कीम था, पुराने इश्यूज़ थे, तो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो दे आर अराउंड 58 ईयर्स ओल्ड और 60 अराउंड टू बी 60 ईयर्स ओल्ड, तो उनसे हमें गाइडेंस लेते हैं हम लोग कि कैसे हम डील करें इन सब चीज़ों को. या फिर अगर फिर नई टेक्नोलॉजी के बारे में, या कंप्यूटर्स को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है, सिस्टम है हमारा CBS पे हम वर्क करते हैं, उस पे हम कैसे स्पीडली काम कर सकते हैं, तो उसके लिए वी आर देयर टू वर्क. सो दिस इज़, आई थिंक SBI में पूरा एक बैलेंस बना के रखा हुआ है उन्होंने. It's a nice combination Yes. of both experience and young officers. Yeah. That is interesting. तो now let's talk about your preparation. तो आपने कब सोचा कि आपको SBIPO लिखना है, एंड आपने UPSC भी लिखा था, राइट? सो हाउ मच ऑफ UPSC स्टडी और प्रिपरेशन आपको बैंक में काम आया था? सो UPSC प्रिपरेशन करते समय जो मेन चीज़ मैंने सीखी थी कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया है तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट होगा. वहाँ पे जाके अगर हम पैनिक कर रहे हैं तो सब लोग भी पैनिक करेंगे. तो आपको उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट रखना है अपने आप को, वो ये था कि आप पैनिक नहीं करो, तो शायद आप बेटर वे में डील कर पाओगे. ओके. तो एक चीज़ ये वाला मेरे लिए हेल्पफुल रहा. जब मेंस का पेपर था तो फर्स्ट पजल ही मैं अटक गई थी उसमें, फिर मुझे लगा कि सबके लिए डिफ़िकल्ट होगी, तो मैंने अपने आप को वहाँ पे काम रखा और मैंने सोचा कि मूव ऑन, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं. और जब घर आके मैंने रिव्यूज़ देखे तो कई लोग उसमें स्टक हो गए थे और आगे वो नहीं बढ़ पाए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल UPSC ने ऐसे हेल्प किया कि मैं थोड़ा सा काफ़ी काम थी इनफैक्ट. सेकंड थिंग, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर था उसमें मुझे UPSC में, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन करते समय मैंने काफ़ी एसेज लिखे थे, कंटेंट भी मुझे पता था, तो वो वाली चीज़ मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाई थी इसमें. ओके. और करंट अफेयर्स, या हम बोले कि जो हमारा जो जनरल अवेयरनेस वाला पेपर होता है, तो मुझे उनको याद करने में काफ़ी इजी रहता था, क्योंकि न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ रही थी और मुझे सबके कंसेप्ट्स पता थे. सारे जो फंडामेंटल थिंग्स होती है वो सारी पता थी मुझे. तो जस्ट करंट वाला पोर्शन देखना और याद करना इजी हो जाता है जब आपको बेसिक चीज़ें या उसके जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं वो पता रहती है. तो इस वे में UPSC ने काफ़ी हेल्प किया. ओके, ग्रेट. तो व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन इन दिसंबर, जब आपने फॉर्म भरा था, तो सबसे पहले
आपके पास तो टाइम बहुत कम था एंड आपने कहा कि आपने प्रिपरेशन भी लेट स्टार्ट किया था, राइट? जी। तो हाउ डिड यू प्लान योर स्टडीज़ कि अब मुझे भी बस कुछ ही दिनों में मुझे प्रीलिम्स लिखना है, तो व्हाट वाज योर थॉट कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? जब मैंने दिसंबर में अप्लाई किया तो मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया, स्टेप बाय स्टेप, कि प्रीलिम्स होता है देन आई विल प्रिपेयर फॉर मेंस होता है देन आई विल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट टारगेट था कि प्रीलिम्स पे फोकस करना है। तो मैंने सबसे पहले एक पेपर अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैं एसबीआई क्लर्क में ऑलरेडी थी, तो मुझे आइडिया था, कुछ बेसिक चीज़ें पता थी मुझे अच्छे से, बट मुझे किस लेवल पे आगे बढ़ना था वो देखने के लिए मैंने एक पेपर अटेम्प्ट किया। और उससे मुझे समझ में आया कि इंग्लिश मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने उसे साइडलाइन कर दिया। रीजनिंग में मुझे सिर्फ पजल के जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा था उस पर फोकस करने की ज़रूरत थी, बाकी रीजनिंग वाला पोर्शन वाज आल्सो क्लियर फॉर मी। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ थे, क्योंकि मैथ्स में मेरी स्पीड बिल्कुल नहीं थी, छूट गई थी बिल्कुल, और डीआईज़ के जो लेवल था वो भी काफ़ी हाई हो गया था। तो मैथ्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। तो रीजनिंग का तो जो मेरा शेड्यूल रहता था, सुबह जैसे मैं ऑफिस भी जाती थी तो मॉर्निंग में मैं मैथ्स की स्पीड मैथ्स के जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिलीशन, टेबल्स एंड ये सब चीज़ें मैं करके जाती थी, ताकि मेरा स्पीड बढ़ जाए इस सब चीज़ों से। और रीजनिंग की 1-2 पजल्स करके जाती थी। शाम को जब आफ्टर 5 PM जब मैं घर आती थी तो कोई भी एक सेक्शनल टेस्ट दे लेती थी और उसका पूरा एनालिसिस कर लेती थी, या फिर पूरा एक फुल लेंथ टेस्ट दे के और उसका एनालिसिस कर लेती थी। तो मैंने बेसिकली उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जिन पे मुझे वर्क करना था, सारा नहीं किया, जस्ट पर्टिकुलर थिंग्स जो मुझे लगती थी कि इन पे मैं वीक पढ़ रही हूँ या ये चीज़ें मुझे नहीं आती है, तो ये था। एंड दैट हेल्प्ड यू क्लियर द एग्जाम। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आउट ऑफ 10 टॉपिक्स आपने 7 पढ़ लिए, वो 7 टॉपिक आपने ऐसे ही परफेक्टली या फिर एक्यूरेसी से कर लिया कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया, राइट? तो ऐसे कौन से टॉपिक थे जो आपको बहुत आसान लगते थे प्रीलिम्स के लिए? एंड विल गो फॉर ऑल रीजनिंग, बोथ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। सो रीजनिंग में तो जो पजल्स को छोड़ के जो सारे टॉपिक्स थे उनमें मैं कंफर्टेबल थी। पजल्स में मुझे कुछ पजल्स टाइप्स ऐसे होते जिनमें मैं कंफर्टेबल थी, कुछ में नहीं थी। जो जिनमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी वो देख के पता चल जाता था कि ये वाली, जैसे सर्कुलर वाली जो होती थी उसमें अगर 2-3 वेरिएबल्स है तो मैं वो स्किप ही करती थी कि प्रीलिम्स में ये नहीं करना है। और जो अनसर्टेन नंबर्स होते हैं उनमें सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो होता था वो वाला मैं स्किप कर देती थी पजल, बाकी सारा प्रीलिम्स में मैं कर देती थी पजल्स वाला पोर्शन। मैथ्स में जो मुझे नंबर सीरीज़ वाले बहुत इजी लगते थे, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मैं शुरू भी वहीं से करती थी, इजी टू टफ जाती थी मैथ्स में, ये था मेरा। तो सबसे पहले नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कर लिए, फिर उसके बाद में जो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चंस आए ये वाले भी मैं करती थी। फिर कुछ इजी वाली डीआईज़ देख लेती थी कि ये करनी है, एंड देन रेस्ट वाला जो भी, फिर ऐसे मतलब इजी टू डिफ़िकल्ट में जाती थी उनमें। ओके, सो बेसिकली आपने 50% ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते थे? हाँ, बोथ रीजनिंग एंड क्वांट से। रीजनिंग में जस्ट मेरा एक पजल रहता था, और क्वांट में मेरा अराउंड 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते थे। 25 क्वेश्चंस, एंड वो काफ़ी था क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम? हाँ। ओके, एंड आपकी स्पीड कैसी थी जब आपने पहले स्टार्ट किया सॉल्व करने के लिए, एंड आपने जो पहली मॉक टेस्ट दिया था एंड आपका लास्ट मॉक टेस्ट जब हुआ था फॉर मेंस, तो आपका स्पीड कितना इम्प्रूव हो गया था तब तक? सो जब मैंने 4 दिसंबर को अप्लाई किया था तो उसके पहले जस्ट मैंने एक मॉक दिया था, तो मैथ इंग्लिश वाज गुड, तो लेकिन रीजनिंग और मैथ्स वाला जो पोर्शन था उसमें तो मुझे लग रहा था कि शायद बहुत डिफ़िकल्ट है और इतने टाइम में मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ट्राई करना चाहिए, अच्छी बात है अगर मैं इसको कर लेती हूँ तो ट्राई करके। तो मैंने मैथ्स वाला मतलब ऐसे थे कि मेरे 5 to 10 मार्क्स ही आए थे स्टार्टिंग में, तो शायद जस्ट मैंने नंबर जो 10 क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले और नंबर सीरीज़ वाले वो ही अटैम्प्ट कर पाई थी मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था मुझे, लाइक बहुत कम स्पीड थी मेरी। तो स्पीड पे मुझे वर्क करने का समझ में आया, और रीजनिंग में पजल्स पे वर्क करने का समझ में आया। सो व्हाट हेल्प्ड यू कि आपने अपनी स्पीड आप बढ़ा पाए? लाइक आपने वीडियोस देखे थे ऐसे, या फिर अपने नए ट्रिक्स ढूंढे थे, या फिर नए टिप्स आपको मिले थे कि आपको ऐसे स्पीड बढ़ाना है? हाँ, मैंने देखा, कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो समझ में आया कि स्पीड बढ़ाने के लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो कैलकुलेशंस में जैसे मैंने कुछ प्रिंट किया था, उसमें डेली का एक चार्ट बनाया था। उसमें मैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिलीशन और ये सब चीज़ें एक डेली का एक पेपर में करती थी। और टेबल्स का जो रैंडमली आपको आना चाहिए वो वाला भी मैं करती थी उसमें। तो एक चार्ट बना रखा था मैंने। तो वो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं ये करूँगी, बाकी मैथ्स में मेरी अपने आप से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये मुझे था। टेबल्स आपने कहाँ तक सीखा था? 30। आपको वैसे सारे टेबल्स याद है अभी 1 to 30? सारे तो नहीं, बट कुछ कुछ याद है। So if I ask you what is 27 to 7, what is it? So this is 189. सही, आपको तो याद है सब कुछ वैसे अभी भी? नहीं, वो that is like a special number we can say, so इसलिए याद है। So how did this help you to increase your speed? So सारा जो मैथ्स का पेपर होता है, यू कैन से DI और जो भी सारा, उसमें आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना ही होता है। Okay. तो अगर आपके माइंड में 27 into 7 दिखते ही अगर आ रहा है कि 189 होता है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, आप इमीडिएटली लिखोगे। DI में आपको हेल्प करेगा और नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा, जो आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस उनमें भी हेल्प करेगा। परसेंटेज, डिवीजन, ये सब में आता है। नंबर सीरीज में भी इनफैक्ट आपको हेल्प करेगा। आपको अगर दिख रहा है 189 है, देन 27 into 9 का हो सकता है नेक्स्ट डिजिट, या उससे पहले जैसे 27 into 5 है, तो वो आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको याद है तो ये सब चीज़ें मैथ्स में, पूरे मैथ्स के पेपर में हेल्प करती है। ओके। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे। एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए, मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। नाउ एक और बात है कि आपने कहा कि आपने इंग्लिश तो छुआ भी नहीं। हाँ, क्योंकि टाइम भी नहीं था और ज़रूरत भी नहीं थी। ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये मैं क्लियर कर पाऊंगी? सो फर्स्ट पेपर दिया था तो मुझे था कि इंग्लिश मेरा, मुझे ज़रूरत नहीं है। मॉक जो फर्स्ट दिया था मैंने, कॉन्फिडेंस ही था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एविड रीडर हूँ, काफ़ी कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो इंग्लिश का मुझे पहले से पता था कि इंग्लिश में मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लैरिकल में भी इनफैक्ट मैंने नहीं पढ़ा था इंग्लिश का। ये था। तो इंग्लिश वैसे कि मुझे भी इंग्लिश एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ऐसे क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए? बिकॉज आपको तो पहले से पता था कि आप क्लियर कर पाएंगे। फॉर दोज हू डोंट नो एग्जैक्टली कि मतलब इंग्लिश कैसे क्लियर करें, व्हाट वुड यू एडवाइस देम कि उनको क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम? सो जैसे मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जहाँ तक अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर और उनमें क्या डिफरेंस है, क्यों मेरी इंग्लिश सही है, तो मुझे एक ही रीज़न समझ में आता है कि मैंने शायद काफ़ी कुछ पढ़ा है इंग्लिश में। जैसे लिटरेचर था मेरे पास, नॉवेल्स पढ़ने का काफ़ी शौक़ रहा है मुझे, तो स्पीड थी मेरी पढ़ने की। और UPSC की प्रिपरेशन के टाइम पे भी जैसे वंस और ट्वाइस इट हैपन कि पास में कोई फ्रेंड बैठी है, हम सेम पेज पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर का, और आई फिनिश्ड अर्लियर देन हर। तो वंस और ट्वाइस शी कमेंटेड कि अच्छा बहुत जल्दी पढ़ लेती हो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है इंग्लिश में पढ़ने की। तो वहाँ से भी पता था। तो मेरा पेपर भी टाइम पे ख़त्म हो जाता था इंग्लिश का, जैसे SBI PO का था। कई लोग पेपर फिनिश ही नहीं कर पाते हैं, ये इशू भी आता है। तो मेरी स्पीड थी, प्लस मैंने इसे कुछ रट्टा नहीं मारा हुआ था, जस्ट रीडिंग करी हुई है चीज़ों की बहुत ज़्यादा। तो शायद इस वजह से मुझे मैथ्स में हेल्प मिली। और वो चल ही रहा था स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से लेके अब तक मेरा रीडिंग काफ़ी रहा है इंग्लिश का। तो आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना तो एटलीस्ट डेली का न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, उससे आपकी स्पीड बनी रहती है। इवन इफ़ यू आर प्रो इन इंग्लिश, अगर आपकी स्पीड नहीं है रीडिंग की, तो एग्ज़ाम में आके आप अच्छे से जल्दी से टाइमली फिनिश नहीं कर पाओगे पेपर को। तो डेली का 1 hour और 45 minutes यू शुड गिव टू रीडिंग इंग्लिश। कुछ भी पढ़ सकते हो आप, न्यूज़पेपर, नॉवेल, वट एवर यू लाइक। ओके। एंड प्रीलिम्स आपके देने के बाद आपका मार्क्स कितना आया था प्रीलिम्स में से? सो प्रीलिम्स में जस्ट मार्जिन पे मैं पास हुई थी। सो मुझे लग रहा था कि जस्ट पास होंगी या फेल होंगी, 50-50 चांसेस थे। बट 4 जन को पेपर था प्रीलिम्स का, SBI PO का। तो जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा कि या तो मैं प्रिपरेशन स्टॉप करती हूँ और वापस से अपना जॉब में लग जाती हूँ, SBI क्लर्क वाली ऑलरेडी जैसे। दूसरा ऑप्शन ये था कि व्हाट इफ़ मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो फिर मैं रिग्रेट नहीं रहना चाहिए मेरे माइंड में कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन ही नहीं की। तो
मुझे लगेगा कि यार मेरे पास तो चांस था, मैं प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया एंड देन मैं ब्लैंक हूँ, मेंस देना है बट कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ है। तो मैं चाहती थी अगर मुझे मौका मिलता है मेंस लिखने का तो आई शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। ओके। तो ये सोच के मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जबकि मेरे प्रीलिम्स पास होने के चांसेस 50-50 ही थे। ये वाला जो था मैंने यूपीएससी के टाइम पे रोमन सैनी सर जो शायद अनअकैडमी के भी हैं, तो उन्होंने यूपीएससी के टाइम पे बोला था नेवर एवर वेट फॉर एनी रिजल्ट। तो वो वाली चीज़ मुझे ध्यान थी कि ठीक है प्रीलिम्स दिया देन फोकस ऑन मेंस। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो जब आपने मेंस स्टार्ट किया तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से सेम थी या फिर आपने कुछ अलग किया मेंस के लिए? सो फॉर इंग्लिश आई डिड नॉट डू एनीथिंग अगेन? हाँ, फॉर रीजनिंग मैंने डिफ़िकल्ट पजल्स के लिए वीडियोस देखे, अंकुश लांबा सर के वीडियोस देखे, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी उनकी ट्रिक्स जो होती थी पजल्स बनाने की। तो जैसे उनका चलता था, सीरीज़ भी चली थी शायद अनअकैडमी पे 1000 पजल वाली ऐसे कुछ, तो उसकी 1000 तो नहीं पर 4-5 मैंने देखे थे जो मुझे लग रहा था कि ये वाली इस टाइप की पजल मुझे करनी आपने है। नोट्स बनाए थे कि पजल्स को पजल्स के नोट्स तो नहीं बनाए थे, जस्ट वो कर रहे थे, जैसे वो उनका वीडियो चलता था एंड वो टाइम देते थे कि इतने टाइम में आप बना लो। ऑब्वियसली नहीं बनते थे बट वो समझ में आ जाता था कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो वो एक एप्टीट्यूड डेवलप हो गया था शायद उस चीज़ के लिए, कुछ वीडियोस देख के फिर खुद से सॉल्व किए थे। एंड जब आप ये वीडियोस देख रहे थे आपका मतलब बेसिक आइडिया यही था कि बस वीडियो देखना है, समझना है मुझे, या फिर मुझे साथ साथ सॉल्व भी करना है? नहीं, मैं पूरा ट्राई करती थी साथ साथ सॉल्व करने का, बट ना कभी हुआ नहीं कि मैंने कर दिया। ट्राई पूरा किया क्योंकि मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, जब तक वो लोग सॉल्व कर रहे तो आई शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग। बट हाँ, कभी हुआ नहीं था कि मैं कर पा रही हूँ उस टाइम में, कई लोग कर लेते थे, तो मैं बस उसको सीखने के पर्पज से मैं देखती थी कि मुझे ये वाला देखना है। तो ये जब आपने कहा कि आपको बहुत सारे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो कभी ऐसे डर पैदा हुआ कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? प्रीलिम्स तो वैसे जैसे जैसे क्लियर हो गया, अब मेंस कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं, कभी ऐसे डर रहा था? हाँ, डर लगा था मुझे, और रीजनिंग से ज़्यादा मुझे मैथ्स में डर लग रहा था। कि प्रीलिम्स तो ठीक है मार्जिन पे ही क्लियर हुआ है जस्ट, अब रीजनिंग में पता नहीं क्या होगा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि 2 ऑप्शन है, इधर आई शुड गिव अप और आई शुड कीप ट्राइंग। तो अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर सेकंड IBPS PO का एग्ज़ाम भी था, तो मुझे लगा ठीक है मैं पूरी मेहनत करती हूँ, SBA PO नहीं हुआ तो IBPS PO तो डेफिनेटली कर लूँगी मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना 100% देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। बस अपने आप को शांति से पेपर अटैम्प्ट करना है वहाँ जाके, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जो टाइम मिला है उसमें। ओके, एंड हाउ डिफरेंट इज SBI PO प्रिपरेशन देन IBPS PO? इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट जो पेपर का लेवल होता है वो SBA का डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली। SBA PO का पेपर देने के बाद में आप IBPS PO का पेपर देने जाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा वो वाला पेपर। सो व्हेन यू से इजी, मतलब ऐसा क्या इजी करता है? इज इट लाइक द लेवल ऑफ क्वेश्चन? या ओके, लाइक रीजनिंग में भी जो पजल्स होती है, जो वेरिएबल्स आते हैं, 2-3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, IBPS PO को अगर हम लेंगे तो उसमें 1 कम आएगा। सेम थिंग मैथ्स में जो पजल्स आती मैथ्स में जो आपके DIs आती है, तो DIs में काफ़ी सारे आपको दे रखे होते हैं ऊपर, कैलकुलेशंस बहुत सारी करनी होती है। IBPS PO में देखोगे तो थोड़ा सा दिया हुआ होता है मैटर वहाँ पे, और ईजियर कैलकुलेशंस होती है एक्चुअली। तो ये आपको पहले से पता था या फिर आपको बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसे आसान होता है? ये तो थोड़ा आइडिया था कि IBPS PO थोड़ा इजी होता है SBA PO से, तो अगर मैं SBA PO की प्रिपरेशन करती हूँ तो IBPS PO मुझे इजी लगेगा। तो SBA PO मेंस देने के बाद में भी मेरा IBPS PO मेंस था, तो मैं SBA PO के ही पेपर सॉल्व करती थी उस समय, IBPS PO के नहीं करे, ताकि मुझे मेरा माइंड उसके अकॉर्डिंग रहे कि टफ़ क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं, तो वहाँ जाके मुझे ईजी लगे और मैं कंफर्ट जोन में आऊँ, वहाँ जाके मुझे डर नहीं लगे। ये वाली चीज़। एंड आपने मेंस में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? मुझे मैथ्स का याद है क्योंकि सबसे कम वहीं अटैम्प्ट हुए थे मेरे। सो अराउंड 8 क्वेश्चंस आई अटैम्प्टेड। उसमें कुछ 2 मार्क्स के थे, 1 मार्क के भी थे कुछ, बट 2 मार्क्स वाले थोड़े ज़्यादा फोकस किए थे। आपको जब आप सॉल्व करते थे तब आपको लगा नहीं कि 8 बहुत कम है,
या फिर 8 काफ़ी है? मुझे लगा था, पर मुझे लगा कि जो 8 क्वेश्चंस अगर मैं कर रही हूँ वो मुझे एक्यूरेटली करने हैं। ओके। तो अगर मैं एक भी मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो ठीक है, मतलब पास हो जाऊँगी मैं, मे बी ये मुझे सिर्फ पास करना है इसमें, बाकी जो बेटर करना है वो मैं इंग्लिश में कर लूँगी, करंट अफेयर्स में कर लूँगी, और रीजनिंग मैं एवरेज मेंटेन कर लूँगी, ये था। अपनी रीजनिंग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? रीजनिंग में अराउंड 20-25 आई थिंक। ओके, एंड दैट वाज इनफ टू क्लियर द एग्जाम? हाँ। ओके, ऐसे रीजनिंग में से आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? लाइक पजल्स और मिसलेनियस, लाइक ब्रेड रिलेशन, कौन से आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे? जो एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते थे वो मैंने घर पे मॉक्स देखे, तो वो मेरा 50-50 रहता था। मतलब जैसे 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो 5 राइट है, 5 रॉन्ग है। तो मुझे लगा ये नेगेटिव हो जाएगा, इनको करने से कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्टली मैंने वो स्किप किए। उसके बाद में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते थे रीजनिंग के वो अटैम्प्ट करती थी सबसे पहले। उसके बाद में रीजनिंग की जो पजल्स होती थी उसमें एक बार देखती थी कि ये करने लायक है या नहीं, तो जस्ट स्टार्टिंग की 4-5 लाइन्स आपको पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि ये डुएबल है या नहीं डुएबल है। स्टिल मैं एक पजल में स्टक हो गई थी जो मुझे लगा डुएबल है, और बाद में जाके पता चला कि वो डुएबल नहीं है। तो जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैं पैनिक होने की जगह जस्ट मैंने उसे स्किप किया और आगे बढ़ी, क्योंकि वो सबके लिए, सब लोग स्टक हुए होंगे। छोटी सी पजल थी, लग रहा था इजीली हो जाएगी, सबको सेम लगा होगा, और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। ये एटीट्यूड जो है कि मतलब ठीक है क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट आई जस्ट स्किप दिस एंड मैं अगले पे जाऊंगी, ये कहाँ से आपने डेवलप किया था? ये लाइक वाज इट इनहेरेंट या फिर यूपीएससी में आपको हेल्प किया था? एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड इन यूपीएससी। तो जो 2019 जून में मैंने यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया था, उसमें ये था कि जब मैं मॉक्स देती थी घर पे तो मेरा 1 आवर में पूरा 1 रीडिंग कंप्लीट हो जाता था पेपर का। वहाँ जाके क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े थे कि 1 आवर में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ। एंड मैं फॉर 5 मिनट्स मैं पैनिक में हो गई और मैंने जस्ट बिना सेकंड रीडिंग किए 2-3 क्वेश्चंस मार्क कर दिए ओएमआर शीट में। वहाँ पे अंडू का ऑप्शन नहीं होता है। फिर मैं नॉर्मल भी हो गई, लेकिन वो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स हो गए थे। तो लाइक मेरी जो एक्स्ट्रा 4-5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए थे उनकी वजह से ही मेरा वो प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। 1.33 मार्क्स से मेरा रह गया था प्रीलिम्स क्लियर होना। तो अगर मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस कम भी अटैम्प्ट करती तो मैं क्लियर कर जाती। तो वहाँ मुझे समझ आया, जब एग्ज़ाम दे के आने के बाद में मैंने अपने जो दोस्तों से पूछा तो सबको यही सबके साथ सेम हुआ था कि वहाँ पे सबके हाथ पैर फूल रहे थे कि पेपर इतना लेंथी आया, 1 घंटे में कंप्लीट ही नहीं हो रही, फर्स्ट रीडिंग ही नहीं हो रही, पेपर तो छूट जाएगा हमारा। और उन लोगों ने लेकिन अपना कंपोजर बना के रखा, मैंने वो लूज़ कर दिया फॉर 5 मिनट्स और पैनिक में आके आंसर मार्क करे, और वो ही शायद डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। तो मैंने सोचा था कि ये वाली मिस्टेक मैं एसबीआई वाले पेपर में नहीं करूँगी एटलीस्ट, क्योंकि दैट चेंज्ड होल लाइफ। यूपीएससी का मैंने फिर अटैम्प्ट नेक्स्ट दिया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि ये वाला इसमें नहीं करूँगी कभी भी रिपीट मिस्टेक। ओके, एंड हाउ इज योर डिस्क्रिप्टिव पेपर? आपने कहा कि आपका बहुत अच्छा गया डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज आप यूपीएससी से भी पढ़ रहे थे तो आपका आसान सा गया। तो how should one prepare for descriptive paper if they don't know anything about the subject or in like initially phase में? So first of all मैं बताऊँगी मेरा इजी कैसे रहा। टॉपिक जो था उसमें था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। सो मेरे फादर टीचर हैं, वो उस समय ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो आई कुड रिलेट टू हिम। मतलब जब मैंने वो आंसर लिखा तो मुझे उनका सिनेरियो ध्यान आ रहा था, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है या स्टूडेंट्स को क्या क्या इश्यूज़ होते हैं उस समय। एंड सेकेंड थिंग, जो यूपीएससी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय मेंस में एसए का एक पूरा पेपर होता है आपका 250 मार्क्स का। तो ड्राफ्टिंग वाला पेपर था, ड्राफ्टिंग वाला जो पार्ट था कि आपको कैसे इंट्रो करना है, फिर मेन बॉडी आपको लिखनी है, देन कंक्लूजन आपको लिखना है, तो वो मैं बहुत सही तरीके से कर पाई थी उसमें। तो इसलिए ऐसे वाला मेरा बहुत सही गया था। मुझे पता था कि आई हैव 15 मिनट्स और उसमें मुझे सिर्फ 2 लाइंस का इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें मुझे कुछ कैची वर्ड्स या फिर कोई डेटा लिखना है, मुझे मेन बॉडी में मुझे सारी चीज़ें लिख देनी है, और कंक्लूजन बिल्कुल सारा जिस्ट बना के या ऐसे कुछ लिखना है, या अपना ओपिनियन थोड़ा सा देना है जस्ट 1 और 2 लाइंस में।
तो इस तरीके से यूपीएससी वाला जो आंसर राइटिंग का मेरा पार्ट था उसने काफ़ी हेल्प किया इसमें। ओके और जो लेटर राइटिंग वाला पार्ट था वो मैं कहूँगी कि मैं ऑलरेडी जो एसबीआई में थी तो कुछ लेटर्स ड्राफ्ट किए हुए थे वहाँ पे, तो उसने भी हेल्प करी। जस्ट लाइक फॉर्मेट मुझे पता था, कंटेंट मुझे पता था और रिलेट भी कर पा रही थी मैं कि किस तरीके से क्या फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। सो मुझे उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ा इनफैक्ट। ओके तो जब एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हाउ वाज दैट दोज डेज की, वो कितना डिफिकल्ट लगा आपको? एसबीआई क्लर्क के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरी फ्रेंड थी साथ में, वो प्रिपेयर करती थी तो थोड़ा बहुत जस्ट देख लिया, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था उस समय पे भी। ओके बट आपने बेसिक सारे कर लिए थे? हाँ, बेसिक्स जस्ट वो प्रिपेयर करती थी तो उसके साथ में रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी मुझे तब से। ओके तो वो कर रही है तो वो बहुत इंटरेस्ट आता था मुझे, तो खेल खेल में जस्ट देख लिया ऐसे। ओके तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव और लेटर राइटिंग ना, सारी प्रिपरेशन तो हो जाती है, मतलब आपने पूरा मेंस क्लियर कर लिया, डिस्क्रिप्टिव भी आपका हो गया। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरव्यू पार्ट, जहाँ पे बहुत लोगों की ऐसे मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाती है बिकॉज वन दे आर नॉट कॉन्फिडेंस ओवर देमसेल्फ कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो आपका इंटरव्यू सेशन कैसा रहा एंड व्हाट वर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे एंड व्हाट डू दे चेक इन यू कि हाउ शुड अ पर्सन बी इन द इंटरव्यू? सो जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आया तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट करनी थी। मैं जो भी मेरे एसबीआई में सीनियर्स थे सबसे पहले मैंने उनसे ओपिनियन ली कि कैसे क्या करना चाहिए मुझे। तो फर्स्ट थिंग उन्होंने मुझे बोली कि आपका ये नॉलेज चेक नहीं है, आपका पर्सनैलिटी चेक है, आपके पेशेंस लेवल का चेक होगा, हाउ डू यू हैंडल द थिंग्स, हाउ डू यू हैंडल क्वेश्चंस, हाउ डू यू बिहेव, ये सारी चीज़ें चेक करी जाएगी। बट स्टिल आपको प्रिपेयर करना है टू फील कॉन्फिडेंट। सो प्रिपेयर भी करना है बट उसको पैनिक नहीं लेना है कि हाँ इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। तो ये चीज़ें क्लियर कर लो आप सबसे पहले कि प्रिपेयर करना तो है लेकिन उसमें इंटरव्यू में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, इतना सा ही फ़र्क पड़ेगा आपका। ओके तो मैंने अपने सीनियर्स से पूछा तो बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने मुझे पढ़ाई, जो भी था बैंकिंग का स्ट्रक्चर, एसबीआई का बेसिकली, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे प्रिपेयर करवाई। फिर जो मेरे सब्जेक्ट्स थे ग्रेजुएशन में, मेरे पास ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर था, तो उसके लिए मैंने खुद से प्रिपेयर किया जो भी था, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा थोड़ा कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मुझे पहले से ऐसा लगना चाहिए कि मुझे आता है कुछ, वो पूछे या नहीं पूछे। फिर मैंने अपनी सिटी से रिलेटेड चीज़ें थी, जयपुर से रिलेटेड, वो वाली प्रिपेयर करी थोड़ी बहुत। तो एग्ज़ाम में जब मेरा था 5 मार्च को एग्ज़ाम था, जयपुर में ही था LHO में। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर हुई तो जो पैनल होता है उसमें एक CGM सर होते हैं, 1 GM सर होते हैं, 2 AGMs होते हैं और एक फ़ीमेल थी जो कि फ़ीमेल को रिप्रेजेंट करती है, फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले CGM सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो वो जस्ट रैंडम क्वेश्चन कुछ भी उन्होंने पूछा और उसका आंसर शायद कोई था ही नहीं, तो उन्होंने जस्ट मेरे से पूछा, मैंने जो मुझे समझ में आया वो मैंने आंसर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये आंसर सही नहीं है, फिर मैंने कुछ दूसरा आंसर दिया, फिर उन्होंने बोला कि ये आंसर सही नहीं है, फिर मैंने बोला सर सॉरी आई डोंट नो द आंसर। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था, जस्ट मैं चेक कर रहा था कि आप किस तरीके से चीज़ें हैंडल करते हो। ओके सेकंड थिंग भी उन्होंने जस्ट मेरी स्पीकिंग एबिलिटी चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन किया था। एक फ्रेज़ दी थी मुझे, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, एंड इसको एक्सप्लेन करना था। तो वो वाला मुझे अपना व्यू रखना था, ऑल्दो ही डिड नॉट एग्री विथ माई व्यू, बट मुझे जो समझ में आया वो मैंने बोला था वहाँ पे। ओके एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे याद है कि ऐसे थोड़े लोग मानते हैं कि आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली झूठ बोलना है, तो ये बात सच है या फिर हाउ मच डज इट हेल्प? पता नहीं, क्योंकि मैं तो अगर झूठ बोल रही हूँ तो आई कैंट फील कॉन्फिडेंट, सो मेरे लिए तो दिस डजंट वर्क। अगर कोई ऐसा कर पाता है तो आई डोंट नो कैसे मैनेज कर लेते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो शायद कई लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कॉन्फिडेंटली झूठ बोल पाओ, फिर समवेयर अदर यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस। तो शायद नहीं यूज़ करना चाहिए, अपना सेल्फ रखना है यहाँ पे। हाँ, लाइक व्हाट एवर यू आर एंड सच बताना है, पता हो या ना हो आपको बोल देना कि ये आपको पता नहीं, ये आपको पता है।
ठीक है। So, ये क्योंकि तो वहाँ पे वो आपकी कितना पता है आपको वो नहीं चेक कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सबको सब कुछ नहीं पता हो सकता है, सो देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग दैट आई डोंट नो। ठीक है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग। एंड ऐसे इफ़ आई हैव टू आस्क यू कि आपको जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर आपको कुछ टिप देना हो तो आप उनको क्या टिप देंगे फॉर द प्रिपरेशन? फॉर होल प्रिपरेशन और लाइक फॉर द पर्टिकुलर? होल प्रिपरेशन। सो आई वुड लाइक टू से कि उनको कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए सबसे पहले, कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए कि 2 दिन आप अच्छे से पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग स्टडी फॉर 8 आवर्स एंड देन 3 दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे 4 घंटे ही पढ़ो, मेरे केस में भी ऐसा होता था कि मैं 4 या 5 आवर्स ही पढ़ती थी, बट सबसे पहले आप स्टडी ऐसी करो जहाँ पे आपको ज़रूरत है पढ़ने की। ऐसे नहीं कि आपको नंबर सीरीज़ आ रही है, स्टिल यू आर वर्किंग ऑन इट, और आपको जो क्वेश्चंस जिन पे जो आप वीक सेक्शन है आपके उन पे आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो वो स्टडी नहीं है। आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले, और उन पे वर्क करते हुए उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो एक क्वालिटी स्टडी करनी है, ऐसे जस्ट हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ओके। एंड ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए? आपने ऐसे कोई मिस्टेक्स किए थे एग्ज़ाम के टाइम पे? सो मिस्टेक्स ये होते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं वहाँ पे। एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन का पीरियड होता है, इट टेक्स लाइक 6 months और 1 year, तो उस समय हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं चीज़ों के लिए। 2 दिन पढ़े, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, जो अभी मैंने जस्ट बोला, या फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है अपना। हम मॉक्स दे रहे हैं, उनमें हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे भी नहीं आते थे इनफैक्ट, मतलब मॉक्स में तो बहुत ही कम था, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। वी ओनली हैव टू गिव आवर 100%। उसके बाद में जो भी होता है, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम दे के आने के बाद में कि आपने ट्राई नहीं किया, बस इतना ही करना है कि रिग्रेट नहीं है, कुछ भी किया, जो भी किया 100% किया, गिवन टाइम का बेस्ट यूज़ किया, दैट्स ऑल। ग्रेट। तो ऐसे बोलना थोड़ा सा आसान होता है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बट हाउ डू बिल्ड इट अप कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट रहूँ? सो उसके लिए जब भी आपको नेगेटिविटी आती है, बहुत बार आती है इनफैक्ट, एग्ज़ाम जो आप मॉक्स देते हो उसके बाद में तो ज़रूर से आती है आपको, तो जो भी आपकी हॉबीज़ है आप उनके लिए भी टाइम निकाल सकते हो, उनको परस्यू कर सकते हो। जैसे मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो मैं कुछ इंस्पिरेशनल नॉवेल्स पढ़ लेती थी कभी कभी, या फेवरेट जो कोटेशंस हैं मेरे उनको मैं देख लेती थी दोबारा से। नॉवेल्स कई सारी ऐसी भी होती है जिनमें स्ट्रगल्स लिखा होता है कि कितने स्ट्रगल के बाद स्टिल दे मैनेज टू अचीव देयर ड्रीम्स, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। म्यूज़िक सुनना पसंद है तो उस समय आप म्यूज़िक सुन सकते हो, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको लग रहा है कि मैथ्स पढ़ पढ़ के मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो यू चेंज योर स्टडी टाइप। आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, आप मेंस का पढ़े जा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस का पढ़ रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया मेंस का पढ़ने में, तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। आप प्रीलिम्स का पेपर दे लो उस दिन। जैसे मेरे साथ हुआ था कि SBI PO मेंस है, और एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेंस का कुछ पढ़ने का ही मन नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन है, कुछ नहीं करना है। तो एक ऑप्शन ये था कि मैं स्टडी छोड़ दूँ, बट इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ठीक है कुछ भी पढ़ना है तो प्रीलिम्स पढ़ लेती हूँ, एटलीस्ट स्पीड मेरी बनी रहेगी, एटलीस्ट पढ़ने के स्टेमिना में मैं रहूँगी। तो वैरायटी रखो अपनी पढ़ाई में, चेंज कर लो, आप अपने मूड्स को समझने की कोशिश करो कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा चीज़ों में। ओके। ऐसे तो इफ़ आई से कि मुझे रीजनिंग के, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के बेसिक्स पता है कि कैसे करना होता है, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस कैसे होते हैं उसको मुझे पता है। इज़ इट पॉसिबल कि मैं 2 महीने में क्लियर कर पाऊँ? अगर आपको कंसेप्ट्स पता है ईजीली, लाइक यू कैन डू इन 2 months, सीरियसली यू कैन डू। क्योंकि मेरे साथ सिर्फ इतना ही था कि मुझे कंसेप्ट्स पता थे, मुझे ये क्लियर था कि मेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम पे मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने उन्हीं को हाथ लगाया जिन पे मुझे इम्प्रूव मैं कर सकती थी, प्रैक्टिकली पॉसिबल था इम्प्रूव करना। ओके। कभी ऐसे डर नहीं लगा कि 10 लाख लोग लिख रहे हैं, मैं इसमें क्लियर कर पाऊँगी? इससे ज़्यादा डर मुझे ये लगा था कि लोग 6 months और 1 year और 2 years से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एंड आई एम लाइक अभी से जस्ट स्टार्ट किया है, तो दैट वाज बिग फियर फॉर मी। बट मैंने सोचा कि ठीक है, क्लैरिकल में भी ऐसा ही था कि कुछ प्रिपेयर नहीं किया था और लोग 2-2, 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहे होते थे, तो हो सकता है। तो जस्ट मैंने सोचा मिरेकल्स डू हैपन एंड हार्ड वर्क ऑल्सो पेज ऑफ, तो ठीक है करते हैं, ट्राई तो ज़रूर से करना चाहिए।
दैट्स कूल एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपकी सुनी एंड आप काम भी कर रहे थे साथ में, तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, सुबह से लेकर रात तक कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं जो काम कर रही थी, मेरा टाइमिंग्स होते थे 10 AM टू 5 PM। तो मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ के जाना रहता था और इवनिंग में आके 2 to 3 आवर्स का रहता था। 2 to 3 years. Yeah. Okay. And in all this, आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा एंड हाउ वर दे कंट्रीब्यूटिंग टू योर सक्सेस? मेरे फादर का ये था कि उनको ये लग रहा था कि मुझे ऑफिसर बन जाना चाहिए कैसे भी करके। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि 2021 में आई विल बी एन ऑफिसर। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, तो उसने मुझे हार्डवर्क करते रहने के लिए मोटिवेट किया कि हाँ, मैंने प्रॉमिस किया है अपने फादर को, तो उसे पूरा ही करना है। और जिस दिन रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट, तो सब लोग सो गए थे। तो मैंने उनको यही बोला था कि हाँ, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। मदर का जो था वो मुझे मोटिवेट करती रहती थी कि ठीक है, यू कैन डू इट। आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, तो आप में थोड़ा सा पढ़ने का, आपको पता भी है चीज़ें कि कैसे हैंडल करी जाती है, क्योंकि यूपीएससी का भी एक अनलिमिटेड सिलेबस होता है, उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि व्हाट हैव टू बी स्किप्ड एंड व्हाट हैव टू बी रेड। तो यही मैंने SBA-PO में लगाई कि क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज, जितने टाइम में मुझे कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है। तो आपको सिलेबस का पता था, आपको बस ये जानना था कि कौन सा अच्छे से करना और एंड कौन सा इम्प्रूव करना है? हाँ, वो टाइम मैनेजमेंट वाला और सिलेबस मैनेजमेंट वाला पार्ट, कि ये वाली चीज़ें इतना टाइम में ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली कर सकती हूँ और ये चीज़ें इम्प्रूव करने से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा समझ थी इनका। थैंक यू सो मच एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही मेरे लिए भी एंड आई एम श्योर दिस विल बी फॉर द एस्टूडेंट्स एज वेल। आपने बहुत सारे पॉइंटर्स नोट किए भी होंगे एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स एज वेल कि ये मैं कैसे करूँ, वो मैं कैसे करूँ, या फिर बेसिक्स कैसे क्लियर करूँ, या फिर क्वेश्चंस कहाँ से मुझे क्लियर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने नोट मेकिंग की थी, मतलब आपने मेथड्स के लिए या फिर रीजनिंग के लिए आपने नोट्स बनाए थे, एंड आपने क्या नोट किया था एग्जैक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ट्रिक्स होते हैं या फिर टिप्स होते हैं, वो आपने नोट मेकिंग में कैसे किया था? मैंने मैथ्स के लिए नोट्स बनाए थे, जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मॉक्स में भी आते हैं। आपको रहता है कि हर मॉक में इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और जिनके मुझे ट्रिक्स नहीं आते थे, वो मुझे ऐसे पता चलता था कि जो मैं टाइम ले रही होती थी वो एवरेज लोगों से डबल होता था। तो उसके मैंने जहाँ से भी मुझे लगा कि ये वाली ट्रिक बेटर है, इधर इट वाज फ्रॉम यूट्यूब और सम ऑनलाइन चैनल, तो वहाँ से मैंने उनके ट्रिक्स नोट करे थे एक डायरी में अपने, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले उनको रिवाइज़ किया था। लेकिन उसके पहले भी जैसे जो नेक्स्ट मॉक जब भी मैं देती थी, तो वो वाली ट्रिक्स मैं रिवाइज़ कर लेती थी, क्योंकि ऐसा होता था कि नेक्स्ट मॉक में भी उस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। तो कंटिन्यूस रिवीजन भी था उसका, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी जस्ट रिवाइज कर रहा था। एंड अपने मेंस के लिए डिड यू आल्सो रिवाइज फॉर बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स? बैंकिंग अवेयरनेस इतना ज़्यादा रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं था, बट हाँ, जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने रिवाइज किए थे। तो कितने साल का आपने रिवाइज किया था या कितने मंथ्स का आपने रिवाइज किया था? मैं करंट अफेयर जनरली जैसे न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी, मेरा हैबिट थी न्यूज़पेपर यूपीएससी के टाइम से ही, तो वो पढ़ती थी। और जो करंट अफेयर्स आते थे वो जनरली द हिंदू से ही करंट अफेयर्स बना के आते थे बेसिकली, तो वो डेली की हैबिट में थे। फिर जो मैंने जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़े थे, तो जो लास्ट 2 मंथ्स के थे वो मैंने बहुत डिटेल से रिवाइज किए थे, और उसके पहले जस्ट 1 और मंथ में कवर कर पाई थी। ओके, एंड व्हेन यू से रिवीजन, आपने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स के लिए या फिर आपने पूरा पढ़ा उसको? सर, नोट्स बनाने में मुझे लगा कि नोट्स बनाने में भी सारा मैं लिखे जा रही हूँ, तो उससे वो मुझे इफ़ेक्टिव वे नहीं लगा। तो मैंने जस्ट जहाँ से बेसिक सोर्स था मेरा, वो ही दोबारा से सारा पढ़ा था। कंप्लीट रीडिंग अगेन? या। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, मतलब पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा आपको? सो अगेन, हाँ, स्पीड पढ़ने की बात सही है, तो जल्दी कर लिया था मैंने। लाइक लास्ट 3 days में मैंने रिवाइज किया था। 2 months का।
ओके एंड जब आपका एग्जाम पास आ रहा था बीट प्रीलिम्स और इवन मेंस एंड इवन इंटरव्यू, आपका मेंटालिटी कैसा रहा कि एग्जाम्स के एक दिन पहले आपका मूड कैसा रहा, मेंटालिटी कैसा रहा? सो प्रीलिम्स के पहले तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं था। प्रीलिम्स के पहले तो जैसे मैं नॉर्मल डेज़ में स्टडी कर रही थी वैसे ही मैं एक दिन पहले भी स्टडी कर रही थी, ऑफिस भी जाना और ये सब चीज़ें मैं मैनेज कर रही थी, तो कोई स्पेशल नहीं लगा मुझे। बट मेंस था जब, उसके एक दिन पहले, तो कुछ दिनों की मैंने लीव भी ली हुई थी, तो एक दिन पहले जस्ट मैंने 4 बजे तक स्टडी करी एंड देन आई वाज लाइक अब नहीं पढ़ना है, छोड़ दो अब सब कुछ। जबकि मैंने कुछ रिवाइज़ के लिए रखा भी था बट वो 4 बजे बाद फिर मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने जैसे सब कुछ बंद किया, अपने ब्रदर के पास गई और उससे जैसे मैंने बातें करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे माइंड में कुछ घुस नहीं रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं हो रहा अब तो अपने आप को जस्ट काम रखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो बस जस्ट घर वालों से बात करना, स्पेशली ब्रदर से। लग रहा था कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? हाँ, थोड़ा डर भी था और दूसरा ये था कि वो मतलब मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा था जो मैं पढ़ रही थी। तो वो यूज़लेस था, अगर मैं पढ़ भी रही हूँ, बुक लेके बैठी हूँ या लैपटॉप खोल के बैठी हूँ तो कुछ जा नहीं रहा है अंदर, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फिर। तो इसलिए मैंने जस्ट बंद किया कि ठीक है ये काम अच्छे से नहीं हो रहा तो एटलीस्ट नॉर्मल मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, वो वाला काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ। एंड जब आपको पेपर मिला तो हाउ वाज योर रिएक्शन कि हाँ ये मैं सॉल्व कर पाऊँगी? सो जो मैंने मॉक्स दिए थे पेपर उसी लेवल का था, तो दैट वाज नॉट शॉकिंग फॉर मी, था कि जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही पेपर आया है। तो ठीक है, जैसे घर पे मैं पेपर दे रही थी वैसा ही मैंने वहाँ पे दिया, शुरू कर दिया पेपर देना। और मैं अपने आप से प्रॉमिस करके गई थी कि काम रहना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, जो मैंने यूपीएससी में मिस्टेक करी है वो अब नहीं करनी है, तो ये था। ग्रेट। एंड आपने टोटल कितने मॉक्स दिए हैं? सो फॉर प्रीलिम्स अराउंड 20-25 और सेक्शनल में इससे ज़्यादा भी दिए होंगे, लाइक मैथ्स के मैंने थोड़े ज़्यादा दिए होंगे, अराउंड दिन के 2 भी दे लेती थी मैं सेक्शनल में, तो सेक्शनल के 30 हो गए होंगे। और मेंस के लिए मैंने फुल लेंथ वाले तो 2 दिए थे और सेक्शनल में मैं मैथ्स और रीजनिंग के देती थी, उसमें मैथ्स के ज़्यादा दिए थे मैंने। तो सेक्शनल एंड आपने ऐसे डिफरेंस भी देखा कि इनिशियल से बाद में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं? हाँ, तो जो मैथ्स का पेपर था मेंस का, वो दैट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी फॉर फर्स्ट डे। मुझे लगा कि कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने सबसे पहले लास्ट ईयर का पेपर उठाया था, जो 2019 का जो SBPO मेंस का पेपर था, तो मुझे लगा ये तो लाइक आई हैव टू होल्ड माई सेल्फ होल टाइम कि इतना टफ पेपर नहीं हो पाएगा शायद। फर्स्ट डे ये था, फिर धीरे धीरे मुझे वो फेमिलियर लगने लगे, DIs फेमिलियर लगने लगी मुझे, तो ये सब चीज़ें। प्रीलिम्स में मैंने DIs पे इतना फोकस नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने DIs को थोड़ा सा स्किप किया था। तो एग्ज़ाम में जाके मुझे समझ आया कि DIs करना मस्ट है, तो ये वाली मिस्टेक मैंने प्रीलिम्स में की थी। वो वाली मेंस में मैंने सोचा कि मैं अपने आप को बिल्कुल DIs से फ्रेंडशिप कर लूँगी कि ठीक है अच्छे से करना है, तो वहाँ जाके मुझे डर नहीं लगे, तो DIs पे ज़्यादा फोकस किया था फिर मेंस में मैंने। ओके, सो दैट ओवरऑल हेल्प्ड यू फॉर द एग्जामिनेशन? यस, लास्ट तक आते आते फिर नॉर्मल हो गया था, मेरा माइंड उस तरीके से मेकअप हो गया था कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सॉल्व करने हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है वो आई हैव टू मैनेज। तो आपने पूरी कहानी बता दी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आपने 2 महीने में कैसे आपने क्लियर कर लिया। नाउ सिंस यू हैव कम टू आवर ऑफिस अनअकैडमी, आपका एक टूर बनता ही है ऑफिस में कि हम पूरा ऑफिस देखें एंड रैपिड फायर के क्वेश्चंस में आप वहाँ वही पूछ लूँगा लाइक चलते चलते। श्योर, दैट विल बी फन। थैंक यू। दिस इज थैंक यू। सो हमने पूरा ऑफिस देखा, तो आपको कैसा लगा कि हाउ इज अनअकैडमी ऑफिस? वुड यू लाइक टू वर्क हियर? मतलब गिवन अ चॉइस SBO वगैरह से ऑफिस बना के रखा तो व्हाट वुड यू से?
सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे वर्क करना पसंद करूँगी, बट प्रोवाइडेड कि ये SBI का ऑफिस हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है। एक लाइक पैक्ड ऑफिस में इस तरीके की ग्रीनरी होना, बाहर भी बहुत सारी ग्रीनरी मैंने देखी, एंड दैट प्लेस ऑल्सो इज़ वेरी नाइस, जहाँ पे आप बैठ के एन्जॉय कर सकते हो, सारा स्ट्रेस भूल सकते हो अपना। सो रियली वेरी नाइस। आई विश कि मैं भी ऐसे ही ऑफिस में काम करूँ, बट हाँ, SBI इज़ माई लव, तो SBI का ऑफिस होना ज़रूरी है। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो वी लव टू वर्क हियर। हम ये 24 घंटे यहाँ पे पड़े रहते हैं काम करते करते। वी लव द एनवायरनमेंट एंड द होल कल्चर एंड एवरीथिंग हियर, सो इट्स वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रैपिड फायर राउंड। तो सबसे पहला सवाल, इफ यू हैड टू चेंज योर नेम, what would that be? So I don't want to change my name. I really love my name, so Okay. no changes required. So, मान लो कि कोई चीज़ broken है या फिर आपने तोड़ दिया उसे, would you like to replace it or fix it? Fix it. Okay. And what is one food that you wouldn't ever give up? One food. हाँ, So this is hara bhara paneer masala dosa. हरा भरा पनीर मसाला डोसा। Yeah. Okay. Like 99 variety dosa types? Yeah, actually this is like this dosa is available in Jaipur, Okay. and the biggest name was hara bhara paneer masala dosa. So Okay, I would once like to I try just that. chose this one, and since then I'm in love with the dosa. Interesting. एक बार ट्राई करना पड़ेगा। Sure. So, ऐसी कौन सी मूवी है जो आपने नहीं देखा हो पर बाकी सबने देखा हो? I think Devdas. Okay. अभी तक नहीं देखी। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है विच इज़ वेरी डियर फॉर यू, जिसके बिना आप रह नहीं सकते? So I think object नहीं, ऐसा person I can mention. यस। So मेरे पेरेंट्स के अलावा there is uncle, he is also like my father, तो उनके बिना शायद I can't imagine my life. ओके ओके। सो आपने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, तो आपका फेवरेट नॉवल कौन सा है? So this is a difficult question. अलग अलग नॉवेल्स मेरे फेवरेट हैं, बट अगर मैं सोचूं तो शायद आइस कैंडी मैन इज़ माई फेवरेट वन। ओके गुड। एंड ऐसा कोई काम है जो बाकी सब लोग बहुत आसान से कर सकते हैं बट आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो? सिंगिंग। कभी नहीं गा सकती मैं। जनरली लोग जैसे अंताक्षरी वगैरह करते हैं, दे एन्जॉय सिंगिंग, बट दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एक्चुअली। अभी मैं आपको गाने के लिए बोलूँ? नो, नॉट एट ऑल। ग्रेट। सो दैट्स द एंड ऑफ द रैपिड फायर राउंड। एंड आपको मज़ा आया खेल कर? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड द फर्स्ट थिंग की फनीस्ट थिंग मुझे अभी भी याद नहीं आ रही है। सो शायद मैं उसका आंसर भी कर पाती तो बहुत अच्छा लगता, but still it was really interesting. Great. So for all the interesting answers and funny answers and all the things that you gave us, we have a small token of appreciation from Unacademy and the Camera TV Toppers team. Thank you so much. Thanks a lot. Great. So yes, that's the end of the interview. And if you'd like to give a message to the SBI aspirants, what would that be? So कभी भी लो कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, या कभी लो कॉन्फिडेंस अगर आप में है भी तो अपने आप पे बिलीव रखना है कि इफ़ एनी अदर पर्सन कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। परसिस्टेंट आपको मेहनत करनी है और रिजल्ट्स की बारे में चिंता नहीं करते हुए जस्ट मेहनत करे जानी है, राइट वे में, राइट डायरेक्शन में। दैट्स ऑल। Thank you so much for that. Thank you. And we usually tag a topper, and ये हमारी प्रथा है कि जो भी टॉपर आते हैं वो दूसरे ऐसे टॉपर को टैग करते हैं जिनको लगता है कि he or she can also share the story. तो who would that be जिनको आप टैग करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी या इंटरव्यू के लिए भी कहीं से जैसे फॉर्मली प्रिपेयर नहीं किया, सो मेरी सिस्टर है, शी इज़ ऑल्सो अ बैंकर इन RRB बैंक, शी इज़ अ PO. So if she is interested, actually she was excited in morning when I came here, so I would like to tag her. Her name is Alka Sharma. Hi, Alka Sharma. So our team will definitely contact you and keep looking for the call. We will definitely try to reach you, and we hope to have you here at the Unacademy office and take your interview as well.
So yeah, that was about the whole interview and thank you so much for coming here. And हमने बहुत सारी चीज़ सीखा आज आपसे and एस्पिरेंट I'm sure कि आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं आज हमसे. And especially if you have any other doubts, any other questions that you have, you can leave in the comment section and we will definitely try to answer that. So yep, that was it and thank you so much for coming today and yes, good luck for your future. Thank you so much to you also.